जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ सेम ट्रीटमेंट है, एक पॉइंट को छोड़ के सेटलमेंट। तो बाकी स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं वो दोनों में सेम है। तो कंपैरेटिवली हम देखते हैं कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में हम क्या करेंगे। सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक्स हमको रिटायरमेंट या डेथ में कवर करने हैं। रिटायरमेंट एंड डेथ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेथ में भी, गुडविल दोनों में, रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम, रीवैल्यूएशन अकाउंट, distribution of undistributed profits, distribution of undistributed profits डेथ में भी, distribution of undistributed losses रिटायरमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस डेथ में भी। आपको जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 5 important aspects we have to cover, that is profit sharing ratio, goodwill, revaluation account, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, वो यहाँ पे भी हैं। और गुडविल का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों कंडीशन में सेम होगा। रेशियो का ट्रीटमेंट दोनों कंडीशन में सेम treatment in distribution of undistributed profits and losses, same treatment in distribution of undistributed losses। इसमें भी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, इसका ट्रीटमेंट वही है जो आप चेंज इन रेशियो में पढ़ चुके हैं, एडमिशन में पढ़ चुके हैं। गुडविल जब भी आता है तो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक वैल्यूएशन और दूसरा ट्रीटमेंट। वैल्यूएशन हर कंडीशन में सेम होता है, ट्रीटमेंट थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, एक बार ज़रूर आप उसको देखें। तो रिटायरमेंट और डेथ स्टार्टिंग 5 फेज़ एकदम कॉमन है, चाहे आप वो रिटायरमेंट ले लें चाहे वो डेथ ले लें। वेरिएशन कहाँ से आते हैं, अगला पॉइंट है इसमें, सेटलमेंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद 7वां पॉइंट है इसमें, कैपिटल एडजस्टमेंट। यहाँ तक स्टार्टिंग के
एस्पेक्ट्स रिटायरमेंट और डेथ में एकदम सेम है। वेरिएशन कहाँ से आता है? रिटायरमेंट में सेटलमेंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाता है और कैपिटल एडजस्टमेंट आ जाता है। सेटलमेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर है तो। बाकी ठीक। डेथ में जो अगला पॉइंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन करेंट ईयर प्रॉफिट और लॉस। मतलब डेथ की कंडीशन में डेट ऑफ डेथ इज़ अनसर्टेन, एवरीवन नोज। तो उस कंडीशन में अगर पार्टनर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने फर्म में काम करता है और उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो ये जो टाइम स्पैन उसने फर्म के साथ दिया करेंट अकाउंटिंग ईयर में, उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें भी उसको शेयर मिलेगा। तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेथ के क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक ही बनाने के लिए आता है, तो यही यहाँ पे है। तो रिटायरमेंट और डेथ कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो लगभग सेम चीज़ें हैं। जो वेरिएशन है वो यहाँ से शुरू होता है। तो आते हैं अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट में। आते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4। ये 4 कंडीशन में हम लोग 4 पार्ट में हम लोग रेशियो को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है X, Y, Z आर पार्टनर्स फॉर 3:2:5। Z टेक्स रिटायरमेंट। जेड टेक्स रिटायरमेंट या जेड की डेथ हो जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई अंतर नहीं है रिटायरमेंट और डेथ में, तो कैलकुलेशन का प्रोसेस सेम है। तो जेड रिटायर हो या जेड की डेथ हो जाए, सेम ट्रीटमेंट। जेड टेक्स रिटायरमेंट। अब जेड का शेयर अगर हम देखें तो वो कितना है? 5/10। 5/10 शेयर है। और क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमको दे रही है कि ये जो 5/10 है जेड का शेयर, ये शेयर हम एक्स और वाई में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सिंपल, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो पार्टनर जा रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको आप छोड़ दीजिए। जो पार्टनर बचते हैं इनके बीच का शेयर आप देख लीजिए। जैसे क्या है यहाँ पे 3:2। तो इसका मतलब एक्स और वाई इस शेयर को 3:2 रेशियो में एक्वायर करेंगे। मतलब 5/10 का 3/5 और 5/10 का 2/5। ये y लेगा और ये x लेगा। तो ये आ गया आपका 3/10 और ये आ गया 2/10। यही आपका गेनिंग रेशियो होगा। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो गेनिंग रेशियो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग रेशियो है और यही आपका गेन है। तो अब आपको गेन मालूम है, रेशियो आपको पहले से ही फॉर्मूले मालूम है।
अगर आपके पास ओल्ड रेशियो है और गेन है तो आप न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो में गेन को जोड़ देंगे तो आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो यहाँ पे दो पार्टनर हैं, एक्स ओल्ड शेयर है 3/10, उसमें हम जोड़ दें 3/10 गेन, तो ये हो गया 6/10। और y का अगर हम देखें तो 2/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 4/10। तो 6:4 या उसको हम कहें 3:2 x और y के बीच का न्यू शेयर x और y के बीच का जो नया शेयर है वो 3:2। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ध्यान रखेंगे कि जब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर के एक्विजिशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपका न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो हमेशा सेम होगा। जैसे एडमिशन के समय जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी तो ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम होते थे, इन द सेम वे जब रिटायरमेंट या डेथ में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी होगी तो उस कंडीशन में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम होंगे। अब हम आते हैं कंडीशन सेकंड में। x, y and z are partner for 3:2:5. Z takes retirement again and Z gives his share to x and y in 7:3। सेम सेंस है। अगर आप देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे जो एक्स जेड का शेयर था 5/10 उसको हमने ओल्ड रेशियो में बांटा था, मतलब 3:2 में एज्यूमिंग करके। यहाँ पे यही जो 5/10 है जेड का शेयर, इसके लिए बेस दिया हुआ है 7:3। तो जो जेड का शेयर है, जेड शेयर 5/10, ये 5/10 एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 7:3 में, यही आपका गेनिंग रेशियो है। तो 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 7/10 एंड 5/10 इंटू 3/10, 35/100 एंड 15/100। ये आपका हो गया रेशियो गेनिंग शेयर एक्स और वाई का। अब हम निकाल लें न्यू शेयर। फॉर्मूला सेम होगा यहाँ पे भी, ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो एक्स के लिए हो जाएगा ओल्ड शेयर 3/10 प्लस 35/100, तो एलसीएम 100, 30 प्लस 35, 65/100। वाई के लिए हम देखें तो 2/10 प्लस 15/100, एलसीएम 100, 10, 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35/100। तो न्यू शेयर हो गया 65:35, या अगर हम कहें तो 13:7। ये आपका न्यू शेयर हो गया। कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे हमने एजम्पशन किया था, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है। जब दे दिया है तो एज़ पर क्वेश्चन आप पुराने पार्टनर्स के शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जो पार्टनर जा रहा है। नेक्स्ट, एक्स, वाई एंड जेड
3:2:5। जेड टेक्स रिटायरमेंट और जेड की डेथ हो रही है, हम एज्यूम कर लेते हैं। वाई टेक्स 1/5 ऑफ जेड शेयर एंड रेस्ट बाई एक्स। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि जो जेड का शेयर था उसमें से कुछ पोर्शन वाई ले रहा है और बचा हुआ पोर्शन एक्स ले रहा है। इसको दो तरीके से क्वेश्चन में कह सकता है। एक तो सीधे बता सकता है कि जेड के शेयर में से इतना ले रहा है या जेड के शेयर का इतना % ले रहा है। तो ये आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ जेड शेयर। ध्यान रखिएगा, जब ऑफ आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस या गेन निकालना होगा। फ्रॉम आएगा तो आप डायरेक्ट निकालेंगे। जो दिया है वही सेक्रीफाइस या गेन होगा, वो हर कंडीशन में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेड में, जेड का शेयर है 5/10 एक्स और वाई के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि 5/10 का वो कितना ले रहा है, 1/5 ले रहा है। तो इसका मतलब 1/10 ले रहा है वाई। अब अगर आपके पास 10 रुपये हैं और उसमें से 2 रुपये कोई ले रहा है तो आपके पास कितना बचा, 10 - 2 = 8। इन द सेम वे हमारे पास कितना था, 5/10 था, उसमें से वाई ने कितना ले लिया, 1/10 ले लिया, तो कितना बचा, 4/10 हमारे पास बचा एक्स के लिए। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 4/10 एंड 1/10, तो 4:1 ये आपका गेनिंग रेशियो हो गया। अब गेनिंग रेशियो मिल गया, गेनिंग शेयर मिल गया, तो हम न्यू शेयर निकाल लें। न्यू शेयर फॉर्मूला सेम, ओल्ड शेयर प्लस गेन, ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो एक्स के लिए ओल्ड शेयर था 3/10 प्लस गेन हुआ 4/10 = 7/10। वाई के लिए 2/10 था, गेन हो गया 1/10, तो ये हो गया 3/10। न्यू रेशियो 7:3। ये थर्ड कंडीशन थी जिसमें ये इंफॉर्मेशन होगी कि पुराना पार्टनर, बचे हुए पार्टनर कितना ले रहे हैं। और आते हैं फोर्थ कंडीशन, वेरी सिंपल है, एक्स वाई जेड रेशियो 3:2:5। this is old ratio and in this condition new ratio is also given 1:1। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों की जानकारी है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम न्यू माइनस ओल्ड करके गेन निकाल लेंगे। प्लस में आ रहा है तो गेन और माइनस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस। चलिए चेक करते हैं। गेन = न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो x में आते हैं हम, x का न्यू शेयर 1/2 माइनस 3/10। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 10, 2 5 जा 5 - 3, 2/10, दिस इज गेन। y में आते हैं, 1/2 इसका भी है, माइनस 2/10, तो एलसीएम 10, 2 5 जा 5 - 2 = 3/10, ये भी गेन हो गया। अगर यही वैल्यू नेगेटिव आती तो उस कंडीशन में हम इसको सेक्रीफाइस मानते हैं। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो हो गया आपका 2:3। तो ये 4 कंडीशन आप कह सकते हैं जिसमें पूरे रिटायरमेंट और डेथ के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंसिडरेशन किया जा सकता है। आगे देखते हैं हम, अगला पॉइंट है गुडविल।
गुडविल में दो चीज़ें हैं, एक वैल्यूएशन और दूसरा ट्रीटमेंट। वैल्यूएशन सेम एज यूजुअल, जैसे आप पहले कैलकुलेट करते थे वैसे ही 4 मेथड हैं। एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। उन मेथड का यूज़ करके हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे इफ़ इट इज़ नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन। इफ़ इट इज़ गिवन इन अ क्वेश्चन तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, आइए देखते हैं। तो ट्रीटमेंट में दो चीज़ें, एक अपीयर्ड गुडविल। अपीयर्ड गुडविल का ट्रीटमेंट एज इट इज़ एज यूजुअल, हर कंडीशन में राइट ऑफ आपको कर देना है। तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब दूसरा एस्पेक्ट है वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट। वैल्यूड गुडविल, तो वैल्यूड गुडविल में आप जो करते हैं वही हमेशा होगा। ट्रीटमेंट ऑफ शेयर ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर इन वैल्यूड गुडविल। और एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैल्यूड गुडविल में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर्स का कैलकुलेशन करके, जैसे मान लीजिए फर्म की वैल्यूड गुडविल है 1 लाख रुपीज़। X, Y and Z are partners for 7:2:1. Z takes retirement and new ratio is 7:3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देख लेते हैं, ओल्ड और न्यू दिया हुआ है तो हमको गेन चाहिए एक्स का, न्यू शेयर 7/10 माइनस ओल्ड शेयर 7/10। तो एक्स ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। वाई का देख लेते हैं, ओल्ड शेयर 3/10, सॉरी न्यू शेयर 3/10, ओल्ड शेयर 2/10, तो ये 1/10 का गेन कर रहा है। जो पार्टनर जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है। तो अब हम वैल्यूड गुडविल में एंट्री कैलकुलेशन कर लेंगे। वैल्यूड गुडविल है हमारे पास 1 लाख, उसमें हम वाई शेयर निकाल लेते हैं। तो 1 लाख इंटू कितना गेन कर रहा है 1/10, तो इंटू 1/10 कर देते हैं इज इक्वल टू 10,000। अगर हम देखें तो जेड का सेक्रीफाइस भी 1/10 ही है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम एंट्री कर देते हैं। एंट्री है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेन कौन कर रहा है, वाई। तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 10,000। तो ये आपका था वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट आप कई बार पढ़ चुके हैं, चेंज इन रेशियो में, एडमिशन में। यहाँ पे हम एक बार फिर से आपको ब्रीफ समरी दे देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। particular amount, particulars amount। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। इस अकाउंट में जो भी लॉसेस हैं वो आप डेबिट करेंगे, जो भी प्रॉफिट है वो आप क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट और लॉस कैसे? ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूट करने पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट, लॉस हो रहा है तो डेबिट। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। होगा कब? टू लॉस कब होगा? एसेट्स को अगर हम देखें तो एसेट्स की वैल्यू अगर घट जाएगी तो हमारे लिए लॉस है, तो टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। और अगर वही एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। कोई लाइबिलिटी हमारे पास है जिसको 1,00,000 रुपए हमको देना था, अब उस लाइबिलिटी का सेटलमेंट 80,000 में हो जा रहा है, तो ये 20,000 आपके लिए प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ 20,000। उसी तरीके से अगर 1,00,000 की लाइबिलिटी है और अब हमको उसकी जगह 1,20,000 पे करना है, तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं ये क्या है? आपके लिए लॉस है। तो टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। इसी तरीके से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किधर हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। उसी तरीके से कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो हमारी बुक में नहीं है लेकिन अब हमको उसको पे करना है, तो ये हमारे लिए लॉस की कंडीशन है, तो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रॉफिट इधर आ रहा है, लॉस इधर आ रहा है। इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। अगर आपका क्रेडिट ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो गया, और अगर आपके लॉसेस ज़्यादा हैं, डेबिट ज़्यादा है, तो आपको लॉस। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम सारे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो इधर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ बैलेंसिंग फिगर इन देयर ओल्ड रेशियो। और इन केस अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है मतलब लॉसेस ज़्यादा हैं तो क्रेडिट साइड हम लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल XYZ इन देयर ओल्ड रेशियो। दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। ये आपका था रिवैल्यूएशन अकाउंट का एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिटेल में सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है, उसको आप ज़रूर देखें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड
प्रॉफिट्स के लिए हम एंट्री करते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या हैं? जो हमारे पास रिजर्व्स या फंड्स के फॉर्म में हैं बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में रिजर्व्स फंड्स के फॉर्म में हैं, वही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। और जब हम पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करते हैं, पार्टनरशिप का ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करते हैं तो हम इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी जो भी हमारे पास रिजर्व्स हैं, जिससे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। ये एक्सेस अमाउंट से आप लिखेंगे। एक्सेस अमाउंट का मतलब जो अमाउंट आपके पास बच गया है इन्वेस्टमेंट पे होने वाले लॉस को राइट ऑफ करने के बाद। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, ये भी आपका एक्सेस अमाउंट होगा। मतलब जो फंड आपने क्रिएट किया है और जो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के बाद जो फंड आपके पास बचा वो है एक्सेस अमाउंट। जैसे 1,00,000 रुपए का आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रिएट किया हुआ है और आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई 80,000 की, जो 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन फंड्स एक्सेस अमाउंट। ये जो भी अमाउंट है ये हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ये था ट्रीटमेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के लिए। अब हम आते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस के लिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस में जो बैलेंस शीट में हमारे पास लॉस दिए हुए हैं उनको हम लिखते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। जैसे पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर ये आपकी पुरानी बैलेंस शीट में शो हैं तो उनको आप राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब लॉस टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का। इसमें आईएफएफ और डब्ल्यूसीएफ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप पुराने वीडियो को एक बार ज़रा ध्यान से देख लें। तो इससे रिलेटेड कई कंडीशंस हैं जिनको उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से आप एक बार ओवरव्यू ले लें। सेटलमेंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें 3 कंडीशन आपको मिलेगी, या सेटलमेंट 3 तरीके से किया जाता है। पहला, फुल पेमेंट। फुल पेमेंट मतलब रिटायर्ड पार्टनर का जितना भी बैलेंस आया कैपिटल अकाउंट का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उसको पूरा का पूरा पे कर दिया जाए। तो एंट्री क्या होगी? रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि कभी कभी फर्म के पास बैलेंस नहीं होता, सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता। जैसे रिटायर्ड पार्टनर्स का बैलेंस आ रहा है 1,00,000 रुपये, और जब हमने फर्म के कैश बैलेंस को चेक किया, कैश मतलब कैश और बैंक बैलेंस को चेक किया, तो उसका बैलेंस आ रहा है 65,000। इसका मतलब 35,000 वी हैव टू अरेंज टू पे द रिटायर्ड पार्टनर। उसके लिए आप बैंक से लोन लेंगे। क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं कहेगा। इवन देन यू हैव टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक टू पे ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। और उसके लिए लोन एंट्री क्या होगी? फॉर टेकिंग लोन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट
अमाउंट का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? अमाउंट पेबल टू रिटायर्ड पार्टनर, जैसे कि 1 लाख रुपीस माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस, मतलब 65,000. तो हाउ मच वी लेफ्ट? 1 लाख माइनस 35,000 इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 65,000 इज इक्वल टू 35,000. तो ये आपका बैंक लोन का अमाउंट होगा, और इसका रिफ्लेक्शन जब आप रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां आप लिखेंगे बैंक लोन 35,000. ध्यान रखिएगा. सेकेंड है फुल अमाउंट ट्रांसफर टू रिटायर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट. अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि जो भी बैलेंस बचता है वो उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दीजिए. सो सिंपल, नो नीड टू पे. तो एंट्री हो जाएगी रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट कैपिटल बैलेंस ऑफ रिटायर्ड पार्टनर. जितना भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा रिटायर्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का, उसको हम पे कर देंगे, उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे. एंड थर्ड कंडीशन इज पार्शियल पेमेंट. पार्शियल पेमेंट का मतलब कि 1 लाख का बैलेंस आ रहा है, उसमें से 60,000 दे दिया, 40,000 नहीं दिया. 40,000 दे दिया, 60,000 अभी हम नहीं दे पाए ड्यू टू एनी रीज़न. तो इस कंडीशन में पेमेंट का और नॉन पेमेंट का दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया पार्शियल पेमेंट. मतलब एंट्री हो जाएगी आपकी रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट पेड. जितना आप दे रहे हैं उसके लिए टू बैंक हो जाएगा, और जितना हम नहीं दे रहे हैं उसके लिए पार्टनर्स लोन हो जाएगा. टू रिटायर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट अमाउंट नॉट पेड कैपिटल बैलेंस रिटायर्ड पार्टनर का. तो ये था सेटलमेंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये एक पॉइंट है जो डेथ से वेरी करता है, नहीं बाकी पॉइंट्स रिटायरमेंट और डेथ के सेम हैं. नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन. मतलब जब कैपिटल अकाउंट में से रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कुछ बैलेंस या पूरा बैलेंस हम पार्टनर्स लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उस लोन अकाउंट का सेटलमेंट हम कैसे करते हैं? इस लोन अकाउंट के सेटलमेंट के लिए दो कंडीशन आपको मिलेंगी. एक, जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया होगा, और सेकंड, जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होगा. दोनों कंडीशन में एंट्री में कोई चेंज नहीं है, केवल एक इंफॉर्मेशन में चेंज है, वो है इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या है? पार्ट ऑफ लोन अमाउंट. लोन अमाउंट का पार्ट, कोई भी जो भी अमाउंट हमने लोन लिया है उसका एक पोर्शन, प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस. इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो हमारे पास बैलेंस बचा है उस पर इंटरेस्ट, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमको इंस्टॉलमेंट मिलता है. इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन, लोन अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है, इंटू R/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, इंटू M/12 मंथ्स ऑफ यूजिंग मंथ जितने भी महीने हैं. मतलब आपके अगर इंटरेस्ट 6 मंथली है तो 6/12, ईयरली है तो 12/12. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन में कभी कभी इंस्टॉलमेंट दिया रहता है, कभी कभी पार्ट ऑफ
लोन दिया रहता है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस में इंस्टॉलमेंट दिया है, किस में पार्ट ऑफ लोन दिया है। अब जैसे दोनों कंडीशन है हमारे सामने। पहली कंडीशन, लोन ₹60,000 सेटल्ड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सेकेंड कंडीशन है, लोन 60,000 सेटल्ड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000 इंक्लूडिंग 25,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप देखेंगे दोनों कंडीशन में एक में इंटरेस्ट जोड़ना है और एक में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अब अगर हम देखें फॉर्मूला, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू पार्ट ऑफ लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मतलब जिसमें आप इंटरेस्ट जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे? पार्ट ऑफ लोन में। मतलब उस क्वेश्चन में, उस कंडीशन में पार्ट ऑफ लोन दिया है, तब आप उसमें इंटरेस्ट जोड़ के इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। दूसरा, जैसे यहाँ पे है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड होता है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में इंस्टॉलमेंट गिवन है और इस कंडीशन में पार्ट ऑफ लोन गिवन है, पार्ट ऑफ लोन। तो कैसे हम, दूसरा तरीका है कैसे हम देखेंगे, तो यहाँ पे 60,000 3 बार में दिया जा रहा है इंटरेस्ट जोड़ के, ठीक है। तो 3 बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया 20,000। इसका मतलब 20,000 पार्ट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट मिलेगा। अगर इस कंडीशन में देखें तो 3 इंस्टॉलमेंट है, कितने की, 25,000 की, 25 3 75, ये कितना है लोन हमारा 60,000 है। इसका मतलब इसमें ये जो 25,000 है इसमें इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, तो ये इंस्टॉलमेंट हो गया और ये आपका 20,000 जो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे ये पार्ट ऑफ लोन अमाउंट हो गया। अब दोनों कंडीशन में हम देखते हैं कि कैसे आप एंट्री पास करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंट्री में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई चेंज नहीं है, दोनों में एंट्री का ट्रीटमेंट सेम है। सबसे पहले मान लीजिए ये 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, 1 अप्रैल 2012 में, तो 2012 जब हम कैपिटल अकाउंट में लोन ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा बाई पार्टनर्स रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 60,000, ये वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। इसके लिए आपने कोई अलग से एंट्री पास नहीं की। अब आपको एंट्री किसकी करनी है, इंटरेस्ट की करनी है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट दैट इज 60,000 इंटू R/100, R 10% इंटू M/12, M कितना है, एनुअल है 12/12, इसका कोई मतलब नहीं है, तो बाई इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कब होगा, साल के अंत में, मतलब 2013 मार्च 31 बाई इंटरेस्ट 60,000 का 10% 6,000। अब हम पेमेंट करेंगे मार्च में, मार्च 31 टू बैंक। यहाँ जो बैंक है ये क्या है, पार्ट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट। तो पार्ट ऑफ लोन आपका कितना था, 60,000 बाई 3 20,000 प्लस इंटरेस्ट 6,000, तो ये हो गया आपका 26,000। अब हम बैलेंस कर देंगे सेम डेट टू बैलेंस CD 40,000, 66,000 66,000। यहाँ पे आपको बस 2 चीज़ ध्यान में रखना है। पहला, इंटरेस्ट हमेशा आप बैलेंस पे निकालेंगे और इंटरेस्ट हर कंडीशन में कैलकुलेट करने का तरीका सेम होगा। दूसरा, पेमेंट आपको करना है टू बैंक। अगर इंस्टॉलमेंट दिया है तो जो अमाउंट दिया है वही आप लिख देंगे,
अगर पार्ट ऑफ लोन दिया है तो उसमें आप इंटरेस्ट जोड़ के पेमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर में जब हम आएंगे 2013 अप्रैल 1 बाई ये CDBD हो जाएगा, बाई बैलेंस BD 40,000। अब फिर ईयर एंड में हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे। तो ईयर एंड 2014 March 31 बाई इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट 40,000, रेट 10%, 12/12 मीन्स 4,000 इंटरेस्ट। 2014 March 31 to bank account 20,000 part of loan plus 4,000 interest 24,000. No other information. To balance CD 20,000 March 31 44,000 44,000। ये आपका अगला ईयर हो गया। 3 बार में पेमेंट करना है। अब आते हैं हम लास्ट ईयर में, तो फिर ये CDBD हो जाएगा 2014 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD 20,000। अब फिर ईयर एंड 2015 March 31 बाई इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस 20,000, रेट 10/100, 12/12 2,000। अब हम पेमेंट कर देंगे 2015 March 31 टू बैंक अकाउंट पार्ट ऑफ लोन 20,000 प्लस 2,000 22,000। ये आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट सेटल्ड 22,000। ये पहली कंडीशन थी जिसमें पार्ट ऑफ लोन गिवन होगा। तो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट जोड़ा आपने और इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट निकाला, उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया। अब हम आते हैं रिटायर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट सेकंड कंडीशन, जिसमें इंस्टॉलमेंट गिवन है। तो क्या चेंज होगा हम देखते हैं। डेट एज इट इज़ वही सीक्वेंस चलेगा 2012 अप्रैल 1 बाई रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60,000। अब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में कोई चेंज आपको नहीं करना है, वही होगा। तो 2013 March 31 बाई इंटरेस्ट, तो 60,000 आपके पास बैलेंस है, रेट 10% एनुअल है, तो 6,000 आपका इंटरेस्ट हो गया। अब हम ईयर एंड में पेमेंट भी कर देंगे 2013 March 31 टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट गिवन है, 25,000 का पेमेंट हो रहा है, 25,000 आप पेड कर दीजिए, क्योंकि इस 25,000 में ये 6,000 इंक्लूडेड है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस CD 66,000 41,000 आपका बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को हम अगले साल फॉरवर्ड कर देंगे 2013 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD 41,000 और कुछ है नहीं। ईयर एंड में हम क्लोजिंग करेंगे 14 March 31 बाई इंटरेस्ट 41,000 का 10% 4,100 2014 March 31 टू बैंक
इंस्टॉलमेंट आपको देना है, दैट इज़ गिवन 25,000। बैलेंस कर देंगे टू बैलेंस CD 45,100, 20,100 आपका आ गया बैलेंस CD। अब इस बैलेंस को फिर हम अगले साल फॉरवर्ड कर देंगे 2014 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD 20,100। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमको मालूम है कि हमको पेमेंट कितना करना है 25,000, मतलब इंस्टॉलमेंट आपको मालूम है 25,000। तो पहले हम इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं 2015 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट 25,000। इस 25,000 का पेमेंट कर दिया आपने। ये 20,100 आपके पास क्या बचा है, दैट इज़ पार्ट ऑफ लोन अकाउंट। अब अगर हम फॉर्मूला देखें तो इंस्टॉलमेंट आपको मालूम है, पार्ट ऑफ लोन मालूम है, तो इंटरेस्ट हम बिना कैलकुलेट किए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इंस्टॉलमेंट से अगर हम पार्ट ऑफ लोन निकाल दें तो हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा। तो 25,000 का इंस्टॉलमेंट है आपके पास, 20,100 का लोन है, बैलेंस उसी तरफ आ रहा है 2015 मार्च 31 बाई इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट आपका बैलेंसिंग फिगर होगा 4,900। 25,000 अगर क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट गिवन है, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट गिवन है तो उसमें लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन से नहीं आएगा, मतलब इस फार्मूले का यूज़ करके नहीं आप निकालेंगे। अगर हम इस फार्मूले का यूज़ करें तो इंटरेस्ट आएगा 2010। ऐसे आपको नहीं निकालना है। ये जो बैलेंस इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा वो बैलेंस होगा लोन अमाउंट का, पार्ट ऑफ लोन अमाउंट का और इंस्टॉलमेंट का। तो इस तरीके से हम रिटायर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट का सेटलमेंट करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है किसी पॉइंट में तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट में लिखें, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व की जाएगी। थैंक्स।